नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, इस समय हम लगातार क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं केबीएस का है। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को शेयर कर देंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं शिक्षण विधियाँ या कंप्यूटर ज्ञान के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा ये है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये है कि एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी था वह था स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद और जे कृष्णमूर्ति। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी था वह कौन था दोस्तों? पहला ऑप्शन क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद। दूसरा ऑप्शन कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर और तीसरा ऑप्शन कहता है कि श्री अरविंद और चौथा ऑप्शन कहता है श्री जे कृष्णमूर्ति। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है ना, इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को जब गांधी जी ने 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह किया था और तिनकठिया प्रणाली को जब इन्होंने समाप्त करवाया था गांधी जी ने, तभी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो अगर आपके एग्जाम में कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें। एक बच्चा ऐसा तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। मतलब कुछ ऐसी बातें कह रहा है मतलब बच्चा कि आप मेरे लिए ऐसा करें और मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। यह बच्चा कोलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन कहता है कि सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दूसरा ऑप्शन कहता है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण और तीसरा ऑप्शन कहता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की और अभिमुखीकरण और चौथा ऑप्शन कहता है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलवर के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा दोस्तों? जवाब दीजिएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ नैतिक तर्कणा की बात की जा रही है तो किस मतलब एक तरीके से नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान करने वाला जोड़ा है? पहला ऑप्शन कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण की योग्य है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना करना जान जाता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि यहाँ पर शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। और चौथा ऑप्शन कहता है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो निगमनात्मक विचार करता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि इसमें कौन सा सही हो जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा जो है साधारण और वर्गीकरण करने की योग्य हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सही है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना जान जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या हैं? प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या हैं? प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या है? पहला ऑप्शन कहता है एकांत खेल, समानांतर खेल, जुड़ा हुआ खेल और कोऑपरेटिव प्ले। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कार्यात्मक प्ले, प्रतीकात्मक प्ले, जुड़ा हुआ खेल और कोऑपरेटिव प्ले। तीसरा ऑप्शन कहता है कार्यात्मक प्ले, प्रतीकात्मक प्ले और निर्माण प्ले और नियम के साथ प्ले। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कार्यात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, नियम के साथ खेल। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या है? मतलब कि
खेलने से कैसे उसका मानसिक विकास या उसकी जानकारी होती है, क्या सही हो सकता है। देखिए जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर पहले ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो कोऑपरेटिव दोनों में है तो कोऑपरेटिव बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर नियम के साथ तो था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो बिल्कुल सही हो जाता है कि कार्यात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल और निर्माण खेल और नियमों के साथ खेल खेलना होता है। ये सारी जानकारी बच्चा जान जाता है कि प्ले के संज्ञानात्मक रूप में। तो इस ऑप्शन को जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की जवाब मांग रहा है। प्रश्न एक कह रहा है कि उन कारकों में से एक है जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। उन कारकों में से एक कौन सा है जो बच्चों को प्रभावित करते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात उसे करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि नई जानकारी के माध्यम से हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलने या उसका संशोधन करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विचार के एक चरण से दूसरे चरण में जाना। और चौथा ऑप्शन कहता है नई सूचनाओं या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों का संशोधन करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उन कारकों में से एक कौन सा कारक है जो मतलब नीचे दिए गए हैं जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा सही हो जाता है कि पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं की लेने की प्रक्रिया से क्या होता है कि बच्चे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। जैसे कि एक बच्चे को अगर बताया गया कि मान लेते हैं एक बच्चा एक समय में देखता है कौवा और फिर अगर उसे बाद में कबूतर भी दिखता है तब उसे भी कौवा ही समझता है। ठीक है, तो उसे भी कौवा ही समझता है क्योंकि वो ये चिन्ह लगा लेता है कि जिसके दो पैर हैं जो उड़ सकते हैं वो क्या है कि कौवा है। लेकिन कबूतर के भी दो पैर हैं, उड़ सकते हैं, इसलिए वो कौवा को भी कबूतर कह रहा है, मतलब कबूतर को भी कौवा कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, यानी कि ज्ञान ममूर्सा क्या है। ज्ञान का सिद्धांत है, ज्ञान का उपयोग है, ज्ञान की घटना है, ज्ञान का स्रोत है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ज्ञान ममूर्सा क्या है। तो ज्ञान ममूर्सा क्या है दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाता है पहला सही हो जाता है, ज्ञान का सिद्धांत है। तो ज्ञान ममूर्सा जो है वो ज्ञान का सिद्धांत है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका होती है। मूल्यांकन करने की, प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनिंग देने की, एक्सप्लेनेशन करना यानी कि व्याख्याता, और उनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, प्रशिक्षक की होती है, यानी कि एक ट्रेनर की होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक अध्यापक की जो भूमिका होती है वो प्रशिक्षक की होती है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो वो क्या करेगा, थोड़ा सी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लेगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करने, अमूर्त रूप से तर्क और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता कहलाती है। पहला ऑप्शन कहता है तरल बुद्धि, दूसरा ऑप्शन कहता है ठोस बुद्धि, तीसरा ऑप्शन कहता है संगीतात्मक बुद्धि और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जटिल संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करने और अमूर्त रूप से तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा कि जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करना, अमूर्त रूप से तर्क करना और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो तरल बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, तरल बुद्धि कहलाती है। तुरंत याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि अध्यापक किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अध्यापक किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। याद करिए
जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उनके 8 बुद्धि सिद्धांत में से एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को हमने पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वे लोग क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे। देखिए हमने क्या किया हुआ, प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसके क्या नाम है, साइकोलॉजी की। तो जिन लोगों को लगता है मुझे नहीं आ रहा है वे साइकोलॉजी की वीडियो देख लें, उनका सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस प्रश्न का जवाब ये हो जाता है कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं तो अध्यापक किस तरह बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तरल व ठोस बुद्धि किसने दी है, तो तरल व ठोस बुद्धि किसने दिया हुआ है, कैटल एंड हॉर्न ने, विनय साहब ने, स्पीयरमैन ने और वर्नोन ने। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तरल बुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तरल और ठोस बुद्धि, कैटल और हॉर्न की बात की जाती है। यहाँ पर तरल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, पहला सही हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोलवर के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर संबंधित करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है संदर्भ, दूसरा ऑप्शन कहता है बाह्य उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रशिक्षण और चौथा ऑप्शन कहता है विकास का चरण। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है वो डी सही हो जाता है कि कोलवर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है विकास का चरण। दोस्तों चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है, तार्किक बुद्धि, गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, मौखिक बुद्धि और गतिक बुद्धि। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। एक मिनट दोस्तों, चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने जवाब दिया भी हुआ है तो पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि पिंटनर पैटर्न एक पैमाना है या किसका है, शाब्दिक परीक्षण का है, गैर शाब्दिक परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है और संस्कृति और विशिष्ट परीक्षण है। तो पिंटनर पैटर्न पैमाना एक है। तो क्या इसका जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, निष्पादन परीक्षण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी राइट दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था को सही विशेषता नहीं है, कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की प्रतिवर्ती अवस्था है। दूसरा ऑप्शन कहता है किशोरावस्था एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति है और तीसरा ऑप्शन कहता है किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है और चौथा ऑप्शन कहता है किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, कि कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा ये जा रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो गलत हो जाता है, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि गलत है। चलिए अब आइए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, कौन सा मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है, रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा और सहयोगात्मक अभिवृत्ति। तो कौन सा मानसिक विशेषता से संबंधित नहीं है आपको ये बताना है, तो कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि सहयोगात्मक अभिवृत्ति की बात करते हैं कि मानसिक विकास संबंधी विशेषता इसमें नहीं है, सहयोगात्मक अभिवृत्ति ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता है।
तो 6 या 7 वर्ष का जो बालक होता है वो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को अगर कोई बातें नहीं समझ में आती है तो वे क्या करेंगे, बाद में कमेंट। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। तो 6 से 7 वर्ष का बालक जो होता है दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होता है वो सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों नहीं खेलने चाहिए। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा ऑप्शन कहता है यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, और तीसरा ऑप्शन कहता है यह समय बिताने में सहायक होगा, और चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे दीजिए कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। तो इसका जवाब तो देने में आपको समस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको कॉमन सेंस के आधार पर आप लगा सकते हैं। तो यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल इसलिए खेलने चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है विद्यालय का वातावरण, दूसरा ऑप्शन कहता है कि परिवार का वातावरण, और तीसरा ऑप्शन कहता है पास पड़ोस का वातावरण, और चौथा ऑप्शन कहता है सांस्कृतिक वातावरण। तो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय का वातावरण क्या करेगा, बच्चों के बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा, यानी कि प्रभावित करेगा। तो विद्यालय का वातावरण काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न ए कहता है कि अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है। तो अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है एक तंत्रीय, अनुज्ञात्मक और प्रजातांत्रिक और नियंत्रणात्मक। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभिभावकों का जो टीचर होते हैं और जो अध्यापक होते हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां पर सबकी बातों को सुना जाए और फिर क्या किया जाए, निर्णय लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि ब्रॉन फेनब्रेनर के विकास पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है। पहला ऑप्शन कहता है सूक्ष्म तंत्र, दूसरा ऑप्शन कहता है बृहद तंत्र, और तीसरा ऑप्शन कहता है मेजोतंत्र, और चौथा ऑप्शन कहता है एक्सोतंत्र। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ब्रॉन फेनब्रेनर के विकास पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस बात को गौर करिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न ये है कि कंप्यूटर ज्ञान में कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं, वे क्या कहलाएंगे, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन अब ये किस में आएंगे, सुपर कंप्यूटर में आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे, मिनी कंप्यूटर में, मेन फ्रेम में आएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं ये सारे जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे, ना कि मिनी कंप्यूटर में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो यहाँ पर सही हो जाता है,
चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर की दुनिया में अब्यूंटिव क्या है? तो इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज, एसएपी की तरह एसएपी की एक ईआरपी प्रणाली, ओपन सोर्स लिंकेज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित फायरवॉल। तो अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी, सी सही हो जाएगा, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इस बात को गौर करिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फटाफट आंसर को, क्वेश्चन का जवाब देते चलिए, यानी कि हम सारे क्वेश्चन को करते चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कारक किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन कहता है जॉन मैकार्थी, दूसरा ऑप्शन कहता है ब्रेडन इच, तीसरा ऑप्शन कहता है गुइडो वैनोम टोसुम और चौथा ऑप्शन कहता है ग्रेस मुर्रे होपर। तो जवाब दीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ग्रेस मुरे होपर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के एक कौन है, कोबोल के आविष्कारक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। पहला ऑप्शन कहता है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरा ऑप्शन कहता है ट्रांजिस्टर और चौथा ऑप्शन कहता है माइक्रो प्रोसेसर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनके द्वारा उपयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो ऐसे में ट्रांजिस्टर माना जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न ये है कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? रैम किसे कहा जाता है? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेगुलर एक्सेस मेमोरी और रिपीटेड एक्सेस मेमोरी। तो जवाब दीजिए, अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, इंटेल और लिनक्स। तो जवाब बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, इंटेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप का नेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गलत हो जाता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? कैश, रिकॉर्ड, कुकी और रजिस्ट्री। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? कैश, रिकॉर्ड, कुकी और रजिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्ट्री हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रजिस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है? यह कंप्यूटर फर्मवेयर के लिए निर्देशों का समुच्चय है, यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, यह बायोस का संक्षिप्त रूप से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। केवल दो और तीन जवाब दीजिए अगर आ रहा है तो इसका जवाब दीजिएगा। देखिए कंप्यूटर की एक क्लास कल संडे है, कल हो जाएगी, तो एक ही क्लास आप देख लीजिए, आपका उसी से काम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कथन सारे ही सही हैं, कथन सारे ही सही हैं, यानी कि ये सभी सही हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार और फॉन्ट का रंग आदि का विकल्प होता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग और फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग आदि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प होते हैं।
चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या आता है? क्या उपयोग किसी विशिष्ट पाठ के अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? फॉन्ट शैली और अंडरलाइन प्रभाव आकार। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जवाब हो जाता है अंडरलाइन। ठीक है, जो कि आप जानते हैं अंडरलाइन करने के लिए दिया जाता है, जैसे यहाँ पर यू है तो इस तरह के अंडरलाइन होते हैं। चलिए संबंधित विषय में हम देखते हैं दूसरी क्लास में। इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।